हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसेट बी में। मैं हूं आदित्य सिंह, आपका एसेट, और आप सब मेरे प्यारे भी। हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 10th की हिस्ट्री का 3rd चैप्टर। ये इसका 4th पार्ट होगा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 3.4 द ग्रेट डिप्रेशन, यानी महामंदी का समय। तो देखिए, द ग्रेट डिप्रेशन बिगेन अराउंड 1929 एंड द लास्टेड टिल द मिड 1930s. During this period, most parts of the world experiences catastrophic declines in the production, employment, incomes, and trade. The exact timing and impact of the depression varied across countries, but in general, agriculture regions and communists were the worst affected. This was because the fall in agriculture prices was greater and more prolonged than that in prices of industrial goods. यानी आर्थिक जो महामंदी की शुरुआत है वो 1929 से हुई और यह संकट भी जो है 30 के दशक के मध्य तक बना रहा। इस दौरान जो है दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों के जो प्रोडक्शन थे, रोजगार थे, आय था, व्यापार था, उस सब में बहुत ही बड़े स्तर पे गिरावट दर्ज की गई। इस मंदी का जो समय और असर सब देशों पर एक जैसा नहीं था, लेकिन आमतौर पर ऐसा माना जा सकता है कि एग्रीकल्चरल फील्ड में और समुदायों, कम्युनिस्ट लोगों पर इसका सबसे ज़्यादा बुरा असर पड़ा। ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि जो इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन थी उनकी तुलना में जो खेतिहर प्रोडक्शन थे उनकी कीमतों में भारी और ज़्यादा समय तक कमी बनी रही। इस महामंदी के कई कारण थे। हमें पहले ही देख चुके हैं कि जो वार हुआ वर्ल्ड लेवल पे, उसमें जो है अर्थव्यवस्था कितनी कमज़ोर थी। पहला रीज़न यह था कि एग्रीकल्चरल फील्ड में और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन की प्रॉब्लम बनी हुई थी, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहे थे, राइस हो या फिर आपका व्हीट हो। साथ ही साथ जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन थी, इनकी कीमत, लागत, वैल्यू, ये सब भी गिर गई थी और ख़राब हो गई थी। कीमतें गिरी तो किसानों की इनकम घटने लगी और आमदनी बढ़ाने के लिए किसान उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करने लगे ताकि कम कीमत पर ही सही लेकिन ज़्यादा प्रोडक्शन करके वो अपना इनकम जो है ज़्यादा बनाए रख सकें। इसका परिणाम क्या हुआ कि बाजार में, मार्केट में प्रोडक्शन जो था एग्रीकल्चर का, वो सब जो है बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ जाती है, तो जाहिर है कीमतें और नीचे चली जाएंगी। खरीदारों के अभाव में जो कृषि थी वो उपज जो है ऐसी पड़ी पड़ी सड़ने लगी खेतों में। सेकेंड रीजन क्या था, वेरी इंपॉर्टेंट चल रहा है, इसको जरूर आप लोग ध्यान रखिए। सेकेंड रीजन क्या था जो डिप्रेशन का समय था, तो सेकेंड रीजन था कि 1920 के दशक के मध्य में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्जे लेकर अपने इन्वेस्टमेंट संबंधी जो ज़रूरतें थी उसको पूरा किया था। जब हालात अच्छे थे तो अमेरिका से कर्ज जुटाना बहुत आसान था, लेकिन संकट का संकेत मिलते ही अमेरिकी जितने व्यापारी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इनके होश उड़ गए। 1928 के पहले 6 महीने तक जो है विदेशों में अमेरिका का कर्जा लगभग $1 था। साल भर के भीतर यह कर्जा घटकर केवल 1/4 रह गया। जो देश अमेरिकी कर्जे पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करते थे उनके सामने बहुत बड़ा संकट आ खड़ा हुआ था। भले ही सब देशों में एक जैसा प्रभाव न पड़ा हो, लेकिन अमेरिकी पूंजी के लौट जाने से पूरी दुनिया पर इसका असर जरूर पड़ा। यूरोप के कई बड़े बड़े बैंक बंद हो गए, कई देशों की मुद्राएं की कीमत जो होती है वो गिर गई। इस झटके से ब्रिटिश पाउंड भी नहीं बच पाया। लैटिन अमेरिका और अन्य स्थानों पर भी कृषि एवं जो कच्चे माल थे उनकी कीमतें तेजी से कम होने लगी। अमेरिकी सरकार पर इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए जो इंपोर्ट वाले प्रोडक्शन वाले थी पदार्थें थी उन पर दोगुना सीमा टैक्स जो है वसूल करने लगी। इस फैसले ने तो विश्व व्यापार की कमर ही समझो तोड़ दी। तो औद्योगिक देशों में भी मंदी का सबसे बुरा असर अमेरिका को ही झेलना पड़ा था। कीमतों में कमी और मंदी की आशंका को देखते हुए अमेरिकी जो बैंक थे वो घरेलू कर्जे देना बंद कर दिया। जो कर्जे दिए जा चुके थे उनकी वसूली तेज कर दी उसने, और किसान उपज बेच नहीं पा रहे थे, परिवार तबाह हो गए, कारोबार ठप पड़ गए। आमदनी में गिरावट आने पर अमेरिका के बहुत सारे परिवार कर्जे चुकाने में नाकामयाब हो गए, जिसके चलते उनके मकान, कार, सारी जरूरत की चीजें जब्त कर ली गई। 20 के दशक में जो उपभोक्तावादी कंज्यूमर वाली संपन्नता दिखाई दे रही थी, कंजप्शन वाली, वह सब धूल के बराबर गुबार की तरह रातों रात खत्म हो गई।
हाँ, बेरोजगारी बढ़ी तो लोग काम की तलाश में दूर दूर तक भटकने लगे। आखिरकार अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था भी धराशायी हो गई। निवेश से जो लाभ न मिलता था उसको, तो कर्जे वसूल न कर पाने और जमा करने वाले की पूंजी न लौटा पाने के कारण हजारों बैंक जो है दिवालिया हो गए। बैंक जो है बंद कर दिए गए। इस परिघटना से जितने भी जुड़े आंकड़े संकेत में डाल देने वाले हैं, जैसे कि 1933 तक 4000 से ज़्यादा बैंक बंद हो चुके थे और 1929 से 32 के बीच में लगभग 1,10,000 जो कंपनियां थी वो सब चौपट हो चुकी थी। यद्यपि 1935 तक ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज थी वहाँ पर जो इकोनॉमी की प्रॉब्लम डिप्रेशन का समय था उससे उभरने के संकेत दिखाई दे रहे थे, लेकिन समाजों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और राजनीति तथा लोगों के दिलो दिमाग पर जो उसकी छाप पड़ी वो जल्दी मिटने वाली नहीं थी। ये तो हुई बात पूरे विदेशों में। अब बात करते हैं अपने इंडिया की कि इंडिया में और ग्रेट डिप्रेशन, इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन। तो देखिए यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही था। इफ़ वी लुक एट द इम्पैक्ट ऑफ डिप्रेशन ऑन इंडिया वी रियलाइज हाउ इंटीग्रेटेड द ग्लोबल इकोनॉमी हैड बिकम बाय द अर्ली 20th century. The tremors of crisis in one part of the world very quickly relate to other parts, affecting lives, economics and societies worldwide. यदि हम महामंदी की इस बात पर ध्यान दें कि भारत पर क्या असर पड़ा, तो इस बात को हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत तक जो वैश्विक अर्थव्यवस्था थी वो कितनी एकीकृत यानी एक हो चुकी थी। दुनिया के एक हिस्से में पैदा होने वाले जो संकट थे उसकी जो है बाकी हिस्सों तक भी उसकी समस्याएं पहुंच जाती थी। उसे दुनिया भर में लोगों की ज़िंदगी, अर्थव्यवस्था, समाज प्रभावित हो उठते थे। जैसा कि हम लोग पीछे देख चुके हैं कि जितने भी कॉलोनिज्म भारत कृषि वस्तुओं का निर्यात और मालों को तैयार करके आयात बन चुका था, महामंदी ने भारतीय व्यापार को तुरंत ही प्रभावित कर दिया। 1928 से 34 के बीच में देश के जितने भी आयात, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट थे सब घट के लगभग आधे रह गए। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगी तो यहाँ भी कीमतें नीचे आ गई। 1928 से 1934 के बीच में भारत में गेहूं की कीमत लगभग 50% गिर गई। जो शहरी निवासी थे उनके मुकाबले में किसान और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ। यद्यपि कृषि जो उत्पादक थे, प्रोडक्शन थे, उन सब की कीमतों में तेजी से गिरी, लेकिन सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से साफ इनकार कर दिया। सबसे बुरी मार उन काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए प्रोडक्शन किया करते थे। बंगाल के जूट या पटसन उत्पादन को ही देख लीजिए। वे कच्चा पटसन उगाते थे जिससे कारखानों में टाट की बोरियां बनाई जाती थी। जब टाट का निर्यात ही बंद हो गया तो कच्चे पटसन की कीमत 7% 60% से भी ज़्यादा गिरावट आ गई। जिन काश्तकारों ने दिन फिरने की उम्मीद में या बेहतर आमदनी के लिए उपज के वास्ते जो कर्ज लिए थे, भाई हम प्रोडक्शन करेंगे, कर्ज लेके उसके बाद फिर कर्ज भी चुकाएंगे और फ़ायदा भी होगा, उनकी हालत भी उपज का सही मोल न मिलने के कारण ख़राब हो गई थी। वे दिनों दिन कर्ज में डूबते जा रहे थे। इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर बंगाल की एक पोएट है, उन्होंने लिखा था, चलो भाइयों नगद की उम्मीद में और ज़्यादा पटसन तुम उगाओ, लागत और कर्जे में पिसकर ना उम्मीदी पाओ, सारी पूंजी लगा फंसा कर फसल खड़ी कर जाओ, घर पर बैठे बनिए देंगे 5 रुपये मन भाव। सोचिए, तो इस तरह से किसी कवि ने उल्लेख किया है। पूरे देश में जितने काश्तकार थे वो पहले से भी ज़्यादा कर्ज में डूब गए। खर्चे पूरे जो है करने के चक्कर में उनकी बचत भी खत्म हो गई। ज़मीन जितने सूदखोर के पास गिरवी पड़ी थी और जो उनकी ज़मीनें थी, और घर में जो भी जेवर और गहने थे वो सब बिक चुके थे। मंदी के इन्हीं सालों में भारत जो कीमती है धातुओं, खासतौर से सोने का निर्यात करने लगा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जो हैं आपके किन्स का मानना था कि भारतीय सोने के निर्यात से वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में बहुत मदद मिलेगी। इस निर्यात ने ब्रिटेन की आर्थिक दशा सुधारने में तो निश्चय ही मदद दी, लेकिन भारतीय किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। 1931 में मंदी अपने चरम पर थी और ग्रामीण भारत की बात करें तो असंतोष में उथल पुथल के दौर से यह गुजर रहा था। उसी समय महात्मा गांधी ने जो है सविनय अवज्ञा यानी सिविल नाफरमानी, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था। यह मंदी शहरी भारत के लिए इतनी दुखदाई नहीं रही। कीमतें गिरते जाने के बावजूद भी शहरों में रहने वाले ऐसे लोगों की हालत ठीक रही जिनकी आय निश्चित थी, जैसे जो गवर्नमेंट जॉब सेक्टर में काम करते थे, जैसे शहर में रहने वाले जमींदार जिन्हें अपनी ज़मीन पर बधा बधाया भाड़ा मिलता था, या मिडिल वर्ग का जो सैलरी मिलता था, गवर्नमेंट कर्मचारी था। इन लोगों की हालत ठीक थी। राष्ट्रवादी खेमे के दबाव में उद्योगों की रक्षा के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए थे, जिससे कि औद्योगिक क्षेत्र में भी निवेशों में तेजी देखने को मिलती है। तो अब नेक्स्ट है आपका इसमें फोर्थ इसका सेक्शन है, इस चैप्टर का फोर्थ सेक्शन है। इसमें हम लोग देखेंगे रिबिल्डिंग ए वर्ल्ड इकोनॉमी द पास्ट वार इरा, यानी विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण। और कब? जब ये युद्ध का समय चल रहा था। देखिए इसमें बताया गया है द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट more 2 decades after the end of the First World War. It was fought between an Axis power, mainly Nazi Germany,
Japan and Italy, and the second allies is Britain, France, and Soviet Union and the US. It was the war waged for 6 years on many fronts, in many places, over land, on sea, in the air. यानी पहला विश्व युद्ध खत्म होने के 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध भी दो बड़े खेमों के बीच में था, हमको पता है, ये क्लास 9 में पढ़ चुके हम लोग। एक गुट में कौन से लोग थे? मुख्य रूप से नासी जर्मनी था और जापान और इटली थी। दूसरे खेमे में कौन से लोग थे? ब्रिटेन था, सोवियत संघ था, फ्रांस और अमेरिका, ये सब थे। 6 साल तक यह युद्ध चला था। जमीन पर भी, हवा में भी, पानी में भी कई प्रकार के मोर्चों से लड़ा गया। इस युद्ध में मौत और तबाही की कोई हद बाकी नहीं बची थी। माना जाता है कि इस जंग के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 6 करोड़ लोग मारे गए। और 1939 की अगर वैश्विक पॉपुलेशन की बात करें, वर्ल्ड पॉपुलेशन की, तो लगभग 3% ही था। करोड़ों लोग घायल हो गए थे। अब तक के युद्धों में जितने मोर्चों पर मरने वालों की संख्या ज़्यादा होती थी, इस युद्ध में ऐसे लोग ज़्यादा मरे जो किसी मोर्चे पे लड़ ही नहीं रहे थे, वो तो बेचारे सामान्य आदमी थे। यूरोप और एशिया के विशाल भूभाग तबाह हो गए। कई शहर हवाई बमबारी या लगातार गोलाबारी कारण मिट्टी में मिल गए। इस युद्ध ने बेहिसाब आर्थिक और सामाजिक तबाही को भी जन्म दिया। ऐसे हालात में पुनर्निर्माण, रीबिल्डिंग का जो काम था वो बहुत कठिन और लंबा साबित होने वाला था। युद्ध जब चल रहा था उस समय पुनर्निर्माण का काम दो बड़े प्रभावों के साये में आगे बढ़ा। पहला, पश्चिमी विश्व के अमेरिका आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से एक वर्चस्वशाली ताकत बन चुका था। दूसरी तरफ सोवियत संघ भी एक वर्चस्वशाली शक्ति के रूप में सामने आया। नासी जर्मनी को हराने के लिए सोवियत संघ की जनता ने भारी कुर्बानियां दी थी। जिस समय पूंजीवाद दुनिया महामंदी से जूझ रही थी, उसी दौरान सोवियत संघ के लोगों ने भी अपने देश को एक पिछड़े खेतिहर देश की जगह एक विश्व शक्ति की हैसियत में ला खड़ा किया था। फिगर आप देख सकते हैं, फिगर नंबर 24। रूस पर हमला हो रही है। यहाँ पे जर्मन की टुकड़ियाँ हमला कर रही हैं। यह जुलाई 1941 रूस पर हिटलर का हमला हुआ युद्ध में एक निर्णायक महत्व की घटना थी, तो उसको दिखाया गया है। फिगर नंबर 25 में सोवियत रूस में जो है युद्ध से तबाह जो स्टालिनग्राद है, उस जगह को दिखाया गया कि कैसे तबाह हुए हैं शहर। 4.1 में हम लोग देखेंगे पोस्ट वार सेटलमेंट एंड द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन, यानी युद्धोत्तर के बाद जो बंदोबस्त हुई और जो ब्रेटन वुड्स संस्थान है उसके बारे में। तो देखिए, दो महायुद्धों के बीच में मिले जो भी आर्थिक अनुभव थे, अर्थशास्त्रियों, राजनीतिज्ञों ने दो अहम सबक सीख निकाले। पहला ये कि भाई बहुत ज़्यादा उत्पादन पर आधारित किसी औद्योगिक समाज को व्यापक कंजप्शन किए बिना कायम नहीं रखा जा सकता। मतलब ये कि आप बहुत ज़्यादा उगाइए और खाइए ही मत, तो फिर उसको उगाने से उसकी कीमत ही गिर जाएगी, पहला रीजन, ठीक है। दूसरा क्या था, लेकिन व्यापक उपभोग को बनाए रखने के लिए यह भी आवश्यक था कि आमदनी काफ़ी ज़्यादा और स्थिर हो। मतलब लोगों के पास पैसे ही नहीं रहेंगे, आप उगा ही दिए तो लोग खरीदेंगे कहाँ से? भूख तो लगी लेकिन खरीदेंगे कहाँ से? तो कंजप्शन वैसे भी नहीं हो पाएगा। तो पहला जो अर्थशास्त्री ने सबक निकाला वो ये कि भाई हम लोग बहुत ज़्यादा उत्पादन तो करें, लेकिन साथ ही साथ लोगों के पास उसको कंजप्शन करने के लिए पैसे भी होने चाहिए। यदि रोजगार स्थिर नहीं होगा, अस्थिर होगा, तो लोग आय स्थिर नहीं होगी लोगों की, तो स्थिर आय के लिए पूर्ण रोजगार देना भी जरूरी था। लेकिन बाजार पूर्ण रोजगार की गारंटी नहीं दे सकता। कीमत, उपज और रोजगार में आने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकार का दखल जरूरी था। आर्थिक स्थिरता केवल सरकारी हस्तक्षेप के जरिए ही सुनिश्चित की जा सकती थी। तो ये था पहला सबक। दूसरा सबक क्या मिला इस युद्ध में कि भाई बाहरी दुनिया के साथ जितने भी आर्थिक संबंध थे उसके बारे में था। पूर्ण रोजगार का लक्ष्य केवल तभी हासिल किया जा सकता है जब सरकार के पास वस्तुओं, पूंजी और श्रम की सब कुछ को नियंत्रित करने की ताकत हो। शॉर्टकट में अगर बात करें तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में जो है आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि जितने भी औद्योगिक इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वर्ल्ड में आर्थिक स्थिरता व पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनाई जाती है। जो सदस्य थे देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रिटेन और वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की स्थापना की गई। फिर युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने वाले के वास्ते अंतर्राष्ट्रीय जो पुनर्निर्माण और विकास बैंक थे, जिसे आम बोलचाल की भाषा में विश्व बैंक कहा जाता है, वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, इसका गठन किया गया। इसी वजह से जो विश्व बैंक है और IMF को जो है ब्रिटेन वुड्स संस्थान का या ब्रिटेन वुड्स ट्विटन या ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान के रूप में भी कहा जाता है, यानी दोनों जुड़वा एक ही साथ बने थे। इसी आधार पर युद्ध के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था थी उसको अक्सर ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है। विश्व बैंक और IMF ने 1947 में औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया। इन संस्थानों की जो निर्णय प्रक्रिया पर पश्चिमी जितने भी औद्योगिक देशों का नियंत्रण था वो सब उन्हीं का रहता था। अमेरिकी विश्व बैंक और IMF के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता था। वीटो
वीटो का मतलब होता है कि यह एक अधिकार होता है। इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है। मतलब कोई एक व्यक्ति ही डिसाइड कर लेगा कि क्या सही करना है, क्या कैंसिल करना है, तो वीटो कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक जो व्यवस्था थी, राष्ट्रीय मुद्राओं और मौद्रिक व्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली व्यवस्था है। तो ब्रेटन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती थी। इस व्यवस्था में राष्ट्रीय मुद्राएं जैसे भारतीय मुद्रा हुआ, रुपया, डॉलर के साथ एक निश्चित विनिमय दर से बंधा हुआ था। $1 के बदले में कितने रुपए देने होंगे यह स्थिर रहता था, यानी बदलता नहीं था। डॉलर का मूल्य भी सोने से बंधा हुआ था कि $1 की कीमत 35 औंस सोने के बराबर निर्धारित की गई थी। फिगर नंबर 26 देखिए, ये जो है ब्रेटन वुड्स अमेरिका में स्थित माउंट वाशिंगटन होटल है। यह वही स्थान है जहां पर ब्रेटन वुड्स का ऐतिहासिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ 4.2, द अर्ली पोस्ट वार्स ईयर, यानी कि प्रारंभिक युद्ध का जो वर्ष था वो कैसा था। तो देखिए, ब्रेटन वुड्स व्यवस्था ने पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्रों और जापान के लिए व्यापार तथा आय में वृद्धि के एक अप्रतिम युग का सूत्रपात तो किया था, लेकिन 1950 से 1970 के बीच में विश्व का जो व्यापार की विकास दर था वो सालाना के अगर देखें तो 8% से भी ज़्यादा रहा। इस दौरान जो वैश्विक आय थी वो लगभग 5% से कम से ज़्यादा वृद्धि हो रही थी और विकास दर भी बहुत ज़्यादा स्थिर था। इसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। इस दौरान ज़्यादातर समय अधिकांश जो औद्योगिक देश थे उसमें बेरोजगारी औसतन लगभग 5% से भी कम रही, यानी अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। इन दशकों में तकनीकी और उद्यम का विश्वव्यापी प्रसार हुआ। विकसित जो देश थे और जो औद्योगिक देशों के बराबर पहुंचने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्होंने आधुनिक तकनीकी से चलने वाले जितने भी यंत्र थे, उपकरण थे, उन सबका आयात जो है बेहिसाब पूंजी का निवेश किया, उसमें इन्वेस्ट किया। 4.3 में देखेंगे हम लोग डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस, यानी औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद दुनिया का एक बहुत बड़ा भाग जो यूरोपीय औपनिवेशक शासन के अधीन था, अगले 2 दशकों में एशिया और अफ्रीका के ज्यादातर उपनिवेशक स्वतंत्र रूप से स्वाधीन राष्ट्र बन चुके थे। हम लोग जानते हैं, क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। लेकिन ये सभी देश जो है गरीब और संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे। उनकी अर्थव्यवस्थाएं और समाज लंबे समय तक चले औपनिवेशक शासन के कारण बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। IMF और विश्व बैंक का गठन तो औद्योगिक देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ही किया गया था, लेकिन ये संस्थान भूतपूर्व जो उपनिवेशक थे गरीबी की समस्या, विकास की कमी से निपटने में सफल नहीं रहे। लेकिन जिस प्रकार यूरोप और जापान ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्गठन किया, उसके कारण ये देश IMF और विश्व बैंक पर बहुत निर्भर भी नहीं थे। इसी कारण से 50 के दशक के आखिरी सालों में आकर ब्रेटन वुड्स संस्थान विकसित देशों पर भी पहले से ज़्यादा ध्यान देने लगे। दुनिया के थोड़े विकसित जो आधे विकसित भाग थे वहाँ पर कोलोनिज्म जो है पश्चिमी साम्राज्यों के अधीन रहते थे। तो विडंबना सबसे बड़ी बात यह है ना कि नौ नए स्वाधीन राष्ट्र के रूप में अपनी जनता को गरीबी और पिछड़ेपन से बाहर निकालने के लिए उन्हें ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की मदद लेनी पड़ी जिन्हें पहले औपनिवेशिक शक्तियों का जिन पर वर्चस्व रहा था। औपनिवेशीकरण के कारण, कोलोनाइजेशन के कारण बहुत साल बीत जाने के बाद भी बहुत सारे नए नए जो राष्ट्र बने, स्वाधीन राष्ट्र बने, अर्थव्यवस्थाओं पर अपने पहले वाले जो औपनिवेशक थे उनके ऊपर उनके शक्तियों का नियंत्रण ही बना हुआ था। मतलब अभी भी उन पे उन्हीं का ताकत था, क्योंकि अभी हम डेवलप हो रहे हैं ना, अभी तो पूरी तरह से डिपेंडेंट तो हो नहीं सकते। तो जो देश ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेशक रह चुके थे या जहाँ कभी उनका राजनीतिक प्रभुत्व रहा, वहाँ के महत्वपूर्ण संसाधन जैसे खनिज संपदा, जमीन पर भी अभी भी ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों का ही नियंत्रण था और वे इस नियंत्रण को छोड़ने के लिए किसी कीमत पर तैयार नहीं थे। कई बार अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश भी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधनों पर भी बहुत कम कीमत पर दोहन करती थी। कम पैसा देंगी, ज़्यादा सामान ले जाएंगी। दूसरी ओर देखें तो ज़्यादातर जो विकासशील देश थे उनमें 50 और 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं को तेजी से प्रगति से कोई लाभ ही नहीं हुआ। इस समस्या को देखते हुए उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली निकाली जिसको न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमी ऑर्डर NIEO कहा जाता है। इसके लिए आवाज़ उठाई गई और सब लोग ग्रुप किए 77 यानी G77 के रूप में संगठित हो गए। NIEO से उनका आशय यह था कि एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें जो है लोग ना अपने संसाधनों पर सही मायनों में नियंत्रण मिल सके। उनके पास कोयले की खान है, सोने की खान है, तो उस पर उन्हीं लोगों का अधिकार हो जिस देश के लोग हैं वहाँ पे, जिसमें उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिले, कच्चे माल के सही दाम मिले, अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए बेहतर वहाँ पर उनको पहुँच मिले। और बॉक्स नंबर 4 में देखिए बताया गया है कि एक साथ बहुत सारे देशों में व्यवसाय करने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय निगम यानी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन MNC भी कहा जाता है या बहुराष्ट्रीय कंपनी भी कहा जाता है। ये आ सकता है आपको बोर्ड एग्जाम में कि व्हाट इज़ द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या MNC। तो इसको यही कहा जाता है कि जो बहुत सारे देशों में अपना बिजनेस फैलाई है उसको बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है।
स्टार्टिंग में जो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी, इनकी स्थापना 1920 के दशक में की गई थी। 50 व 60 के दशक में जब अमेरिकी व्यवसाय दुनिया भर में फैलते जा रहे थे और पश्चिमी यूरोप एवं जापान भी विश्व युद्ध के प्रभाव से बाहर निकलते हुए शक्तिशाली औद्योगिक राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर थे, उस समय ऐसी बहुत सारी नई कंपनियां सामने आई। तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां था, इनका विश्वव्यापी प्रसार 50-60 के दशक की एक बहुत बड़ी विशेषता रही है। इसके पीछे अगर देखा जाए तो इस बात का भी हाथ था कि अधिकतर जो सरकारें थी वो बाहर से आने वाली चीज़ों पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा लेती थी, जिसके कारण बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने ही सामान को उन्हीं के देशों में लगाने पड़ते थे जहां पर वे उत्पाद बेचना चाहती हैं। तो उन्हें घरेलू उत्पादकों के जरिए उनके रूप में वहां काम करना पड़ता था। एक वर्ड आया है टैरिफ। टैरिफ का मतलब होता है ना आयात का जो शुल्क है। तो किसी दूसरे देश से आने वाली चीज़ों का जो वसूल किया जाने वाला शुल्क है, यह शुल्क को उस जगह लिया जाता है जहाँ से वह चीज़ जो है उस देश में आती है। यानी सीमा पर लिया जाता था, बंदरगाहों पर लिया जाता था और हवाई अड्डे पर लिया जाता था। उसे टैरिफ बोलते हैं। 4.4 में देखेंगे हम लोग एंड ऑफ ब्रेटन वुड्स एंड द बिगिनिंग ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। ब्रेटन वुड्स का समाप्तिकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत। तो देखिए, डिस्पाइट ईयर्स ऑफ स्टेबल एंड रैपिड ग्रोथ नॉट ऑल वाज वेल इन दिस पोस्ट वार वर्ल्ड। यानी कि सालों की स्थिर और तेज वृद्धि के बावजूद भी युद्ध के बाद दुनिया में सब कुछ सही नहीं चल रहा था। 60 के दशक से ही विदेशों में जो है अपनी गतिविधियों की भारी लागत के कारण अमेरिका जो है इकोनॉमिक रूप से और जो है कंपटीशन के मामले में क्षमता को अपने कमजोर कर दिया था। अमेरिकी डॉलर अब दुनिया की मुख्य मुद्रा के रूप में पहले जितना सम्मानित और वैल्यूएबल होता था वो अब नहीं रह गया था। सोने की तुलना में डॉलर की कीमत गिरने लगी और विनिमय दर की व्यवस्था भी असफल हो गई। और 70 के दशक में देखें तो मध्य से ही अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में भी भारी बदलाव आ चुके थे। अब तक विकासशील देश कर्जे और विकास संबंधी सहायता के लिए इंटरनेशनल संस्थानों की ओर शरण लेते थे, लेकिन अब उन्हें पश्चिमी के व्यावसायिक बैंकों और निजी जो उनके वहाँ पे लोन वगैरह देते हैं उन संस्थानों पे से कर्ज न लेने के लिए बाध्य किया जाने लगा। तो जो विकासशील विश्व में समय समय पर कर्ज का संकट पैदा होने लगा, जिसके कारण लोगों की इनकम में गिरावटें आती थी और गरीबी बढ़ने लगती थी। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में समस्या सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ती है। औद्योगिक विश्व की जो बेरोजगारी की समस्या है वो अभी सभी लोग उसमें फंसने लगे। विश्व स्तर पे 70 के दशक में के मध्य जो है बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। 90 के दशक के आते आते प्रारंभिक वर्षों तक वहाँ बहुत ज़्यादा बेरोजगारी रही। 70 के दशक के आखिरी सालों में अगर बात करें तो जो ये मल्टीनेशनल कंपनियां थी यह भी एशिया के ऐसे देशों में प्रोडक्शन पर सेंट्रलाइज होने लगी जहाँ से वेतन कम मिलते, जहाँ पर वेतन कम थे, मतलब जहाँ पर लेबरों से ज़्यादा काम कराओ वेतन कम दिया जाए, तो ऐसी जगहों पर जाके अपना बेरोजगार बढ़ाने लगी जो कंपनियाँ थी, तो रोजगार देने लगी। चीन 1949 की क्रांति के बाद जो रिवॉल्यूशन के बाद जो विश्व अर्थव्यवस्था से अलग थलग ही रहा, उसमें उसने कोई पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया। परंतु चीन में जो नई आर्थिक नीतियां थी, जो सोवियत खेमे के बिखराव थे तथा जो पूर्वी यूरोप में सोवियत शैली की व्यवस्था थी, वो सब समाप्त हो जाने के बाद बहुत सारे देश दोबारा विश्व अर्थव्यवस्था का अंग बन गए थे। चीन जैसे देशों में वेतन जो है तुलनात्मक रूप से कम थे। इसका परिणाम ये हुआ कि वर्ल्ड जो मार्केट था वर्ल्ड लेवल पे उसका प्रभुत्व कायम रखने के लिए जो कंपटीशन कर रही थी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने, मल्टीनेशनल कंपनियों ने वहां आकर अपना निवेश करना शुरू कर दिया। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि हमारे ज़्यादातर टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, खिलौने चीन में बने होते हैं या वहाँ के जैसे ही लगते हैं? ये चीनी अर्थव्यवस्था की कम लागत अर्थव्यवस्था और ख़ास तौर से वहाँ के कम वेतनों का ही नतीजा है। उद्योगों को कम वेतन वाले देशों में अगर ले जाने से वैश्विक व्यापार और पूंजी प्रवाहों का भी असर पड़ता है। तो पिछले 2 दशक में भारत, चीन, ब्राज़ील और भी देशों की जो अर्थव्यवस्थाओं में आए भारी बदलाव के कारण दुनिया का जो आर्थिक भूगोल है वो पूरी तरह से बदल चुका था। कुछ नए शब्द आए हैं जैसे कि विनिमय दर, एक्सचेंज रेट। तो एक्सचेंज रेट होता है कि इस व्यवस्था के जरिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुविधा लेने के लिए आप विभिन्न देशों में राष्ट्रीय मुद्राएं जो है आपके देश की उसको जोड़ा जाता है और एक दूसरे से आप परिवर्तित कर सकते हैं। अब इंडिया से जाएंगे आप लंदन में या अमेरिका जाएंगे तो वहाँ पे अपने रुपीज़ को पहले डॉलर में चेंज करेंगे फिर जाएंगे। उसके बाद होता है सेकेंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, यानी फिक्स विनिमय दर, जिसका मतलब कि उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यहाँ पर जितने रुपए उसका है वैल्यू डॉलर के बराबर उतना ही रहेगा। थर्ड है इसमें देखिए फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, यानी लचीली या परिवर्तनशील विनिमय की जो दर होती है। इस विनिमय की दर में जो विदेशी मुद्राओं में बाजार में विभिन्न मुद्राओं की मांग या आपूर्ति के आधार पर जो सिद्धांत होते हैं, जो सरकार होते हैं, उनके हस्तक्षेप के बिना ही ये घटती बढ़ती रहती है। तो ये 3 तरह का होता है। अब इसके बाद आगे आपका क्वेश्चन आंसर अभी आपका करा दिया जाएगा
ओके, तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।